नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 13 दिसंबर 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेबनान को एक बड़ी वार्निंग एक अननोन अरब देश ने दी और बताया कि इजराइल लेबनान के खिलाफ बहुत खतरनाक प्लान बना रहा। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि जहां एक तरफ गजा में हाल बद से बदतर है, वहीं इजिप्ट इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए $1 बिलियन की डील करने वाला। अब इस डील से इजराइल को कितना फायदा होगा, इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि यूक्रेन ने भारत के साथ ताल्लुकात सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन भारत के खिलाफ जाके पाकिस्तान को ऐसे खतरनाक हथियार दिए हैं कि अब आने वाले टाइम में जो हमारा S-400 है वो भी खतरे में। और साथ ही गजा के अंदर बाढ़ से क्या हालात हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और आज ईरान ने अमेरिका के एक जहाज को सीज कर लिया है। अब ये सीज क्यों किया और वेनेजुएला से इसका क्या रिलेशन है, अमेरिका का इसमें कितना बड़ा नुकसान है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो आपका कमेंट हमेशा से ही दुआओं का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहें ताकि गजा तक कुछ नहीं तो आपकी दुआएं पहुंच जाएं। खैर, आप समझदार लोग हैं, आप कमेंट करेंगे। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही लेबनान के हवाले से। दरअसल लेबनान को लेके इजराइल ने बहुत बड़ा बयान दिया है और इस बयान से अब पूरे मिडिल ईस्ट की शांति फिर से भंग हो सकती है। दरअसल इजराइल ने कहा कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए हमने लेबनान की सरकार को काफी मौके दिए हमने, लेकिन लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर पा रही। यही वजह है कि अब हम खुद अपना ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशन चलाएंगे लेबनान के अंदर और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेंगे। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल ने साफ तौर पे अब कह दिया है कि वो लेबनान के अंदर फिर से हमला करेगा। इजराइल की जो आर्मी IDF है वो लेबनान के अंदर घुसेगी, घुसने के बाद वहां से हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए लड़ाई लड़ेगी। अब भले ही इसमें लेबनान की थोड़ी बहुत जमीन कब्जा हो जाए, यानी इनका इरादा हिजबुल्लाह हमास इनसे दुश्मनी थोड़ी ना है, इनको जमीन कब्जा करना। जो बीच में आता है उसको ये दुश्मन करार देके उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर देते हैं। पहले हिजबुल्लाह आया, अब हमास आया, बाद में हुतीज आए, फिर ईरान आए। ये चीजें लगातार चलती रहेंगी। बहरहाल ये तमाम चीजें इजराइल ने जब बोली, इसी के बाद पहली बार लेबनान के जो फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री यूसुफ रागी ने साफ तौर पे कहा कि हमें अननोन अरब देश से इनपुट मिला है। नाम बताने से उन्होंने इनकार किया और कहा कि हम नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह बताया कि हमें इनपुट मिला है कि लेबनान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल खतरनाक लेवल पे प्लानिंग कर रहा है। यह इनपुट मिल चुका है लेबनान को और इसके बारे में लेबनान के विदेश मंत्री ने खुद अपने मुंह से कहा। अब क्या लेबनान के हुक्मरान जो हैं कुछ तैयारी करेंगे या फिर हिजबुल्लाह को बलि का बकरा बना देंगे? अब यह देखने लायक बात होगी। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर सीरिया से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि सीरिया में फिर से इजराइल की आर्मी आज रेड करती है और फिर से 2 लोगों को अरेस्ट कर रही है। और 4 दिन पहले, आपको याद होगा, 4 दिन पहले सीरिया की आर्मी, अमेरिका की आर्मी, सीरिया की जनता सेलिब्रेशन मना रही थी कि देखो इजराइल के साथ मिलकर हमने कितना अच्छा काम किया, सीरिया की तख्ता पलट कर दी। और आज वही इजराइल जब मन होता है मुंह उठा के घुस जाता है, घुसने के बाद जब मन होता है तब अरेस्ट कर लेता है। किसी में बूता नहीं है कि कुछ बोल दे। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने बड़ा फरमान जारी किया। न्यूज आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अब वेस्ट बैंक के अंदर जो सेटलमेंट हुआ था, जो सेटलर्स वहां पे रह रहे हैं, उन सेटलर्स को अब अस्थायी तौर पे मान्यता दी जाएगी। यानी इजराइल के कुछ लोग वहां गए, उन्होंने घर बनाए, उन्होंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद, घर बनाने के बाद जो भी वहां पे सेटलमेंट किया, अब इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने यह कह दिया है कि हम 19 ऐसे घरों को, 19 ऐसी बिल्डिंगों को, 19 ऐसे अपार्टमेंट को अब ये घोषित कर देंगे कि ये इजराइल का ही है। भले ही वेस्ट बैंक की जमीन हो, भले ही पूरा जमीन जायदाद वहां फिलिस्तीनियों का हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
उठा के सीधा इजराइल के हैंडओवर कर दिया जाएगा। और ये फैसला ले कौन रहा है? इजराइल ही। यानी फिलिस्तीन के लोगों की हैसियत वहां पे क्या है? जो लोग आज ये सोचते हैं कि गाजा कब्जे में नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं कि वेस्ट बैंक तो आजाद है, इजराइल कब्जा करने में लगा हुआ, अरे भैया जब वो बैठ के फैसला कर रहा है कि ये सेटलमेंट आज से हमारा है और उसका अपोजिशन करने वाला कोई नहीं है, तो मतलब बड़ा साफ है कि ये तो अब उसी का है, क्या कहा जाए। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर नेतन्याहू इजिप्ट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में लगा हुआ है। लेकिन ये खबर आपको बताऊं उससे पहले स्क्रीन पे आज आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले कहा था कि आने वाले 72 घंटे गाजा के लिए बहुत मुश्किल है, गाजा के लिए जहन्नुम होंगे आने वाले 72 घंटे। अब उसका नजारा आप स्क्रीन पे देखें। ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये टेंट है। इन टेंटों में गाजा के लोग रहते हैं। ठंड कैसी है आपको पता होगा, यहाँ पे अपने यहाँ का आप हाल देख लीजिए, सेम ऐसे कुछ ठंड वहां पे है। और ताजुब देखिए कि इस ठंड में वहां बरसात हुई है और बरसात में टेंट कैसे पानी से लबालब भरे हुए हैं वो भी आप देखें। और इन्हीं टेंट के अंदर में लोगों को रहना था, इन लोगों का खाना पानी इन्हीं टेंट के अंदर था। और ये टेंट अब पानी से डूब गए, पानी में गीले हो गए और सूखी जमीन अब गाजा के लोगों के पास नहीं है। ये आलम है। और ऐसे हाल में इजिप्ट वाली खबर सुनिए। इजिप्ट के पास प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो जाने वाले हैं। हालांकि 15 साल बाद ये बंदा जा रहा है। 15 साल बाद ये बंदा जाएगा। जाने के बाद इजिप्ट की राजधानी कैरियो पहुंचेगा। वहां पे $1 बिलियन की डील करेगा। किस चीज की? गैस की। यानी इजराइल वहां से गैस खरीदेगा, उससे अपने लोगों का पेट पालेगा, अपने लोगों को सस्ती गैस मुहैया करवाएगा। ये लोग खा पी के मुस्टंडे तैनात होंगे और ये गाजा के खिलाफ, वेस्ट बैंक के खिलाफ, मिडिल ईस्ट के खिलाफ वहां पे तैयारी करेंगे। और जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई तब इजिप्ट को लगा कि भाई बड़ी बेइज्जती हो रही है। तब इजिप्ट ने अपना बयान दिया और कहा कि नहीं नहीं हम बुला रहे हैं, लेकिन वो यार मतलब मिडिल ईस्ट की शांति के लिए बातचीत होगी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट आप देखिए, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि $1 बिलियन गैस की वो डिमांड वहां पे हुई है और उस डिमांड पे साइन करने के लिए नेतन्याहू जाएंगे 15 साल बाद। और अब इजिप्ट ये बात जब सुनता है तब कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो शांति के लिए उनको बुला रहे हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं कि कोई शांति के लिए नेतन्याहू को बुलाए तो 15 साल बाद वो जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। सोचिए, इस लेवल के गद्दार है मिडिल ईस्ट में जो इजराइल को इस लेवल पे फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो फिर इजराइल इनको चढ़ के जब मारता है तो कोई गलत काम नहीं करता। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है ईरान के हवाले से कि ईरान ने द गल्फ ऑफ ओमान, जो ओमान के आसपास समुद्री हिस्सा है, वहां से एक ऐसी जहाज को सीज किया है जो तेल लेके जा रही थी। रिपोर्ट से निकल के सामने आई है कि ये जहाज जो ईरान ने सीज किया है, दरअसल ये बदला लिया है जो वेनेजुएला की जहाज अमेरिका ने सीज की थी उस चीज का। अब ये बदला कैसे लिया है इसका वीडियो छोटा सा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि मेरा चैनल ऑफिशियली इस बात का कंफर्मेशन नहीं देता कि ये उसी चीज का वीडियो, लेकिन हाँ वीडियो ये ट्विटर और बाकी चीजों पे वायरल हो रहा है। पहले वीडियो देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने एक जहाज को सीज किया हुआ है, किस हिसाब से। और ये ओपन चैलेंज है अमेरिका को कि तुम पूरी दुनिया में किसी की चीज को सीज करोगे तो बाबू यहां तुमको हम भी लपेट देंगे। इस पे तुम बुरा मानो तो मानो, हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर अब कुछ बड़ी खबरें आपको भारत की बताता हूं, उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलूंगा। मैक्सिको एक देश है, सबसे पहले अमेरिका ने भारत पे सेंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए, तमाम नौटंकियां की। अब ताजुब की बात आप सुनिए कि मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ लगाने का ऐलान भारत पे कर दिया है। क्यों कर दिया जरा आप सोचिए। कोई विदेश में उठा के आज कहता है कि हम भारत पर टैरिफ लगा देंगे, हालांकि बाद में कवर करते हुए कहता है कि ये तो हम अपने लोगों के हित और फायदे के लिए कर रहे हैं। कोई भी उठा के लगा देगा। वो लाल आंखें जो आंखों से लेजर फेंकती हैं, वो 56 इंच का सीना जो एक बार भाइयों बहनों कह दे तो दुनिया पलट जाती है। आखिर वो कुछ कर क्यों नहीं रही? कभी मैक्सिको, कभी अमेरिका, कभी कोई और, कुछ भी। बहरहाल
असल मुद्दा यह है कि 50% टैरिफ लगाने का काम मैस्को ने किया। हालांकि मैस्को का बयान है कि हमने ये काम इसलिए किया चूंकि हमें अपने किसानों के हितों को, अपने किसानों के फायदे को देखना है। लेकिन मतलब बड़ा साफ है बाबू कि ऐसे टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं और भारत के ऊपर खासकर क्यों लगाए जा रहे हैं? इसका जवाब सरकार को भी तो देना पड़ेगा कि भाई भारत से ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, क्या कि भारत पर टैरिफ लगा के लोग अपनी इकोनॉमी मजबूत कर रहे हैं, या फिर कोई और बात है जो हमारे देश की गोदी मीडिया हमको नहीं बता रही। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक देश ऐसा था जो भारत की पीठ में छुरा भोंक रहा था और भारत के प्रधानमंत्री उससे मिलने वाले हैं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जब भारत के पास S-400 था और इस 400 को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब कुछ नहीं उखाड़ पाया, तब सुनिए ताजुब की बात कि अपने किलर ड्रोन को देने का काम यूक्रेन ने किया था। क्योंकि यूक्रेन को लंबा एक्सपीरियंस है S-400 के खिलाफ लड़ने का, साल 2 साल से वो लड़ रहा है S-400 के खिलाफ। दैट्स वाई यूक्रेन को पता था कि S-400 को कैसे गिराया जा सकता है, कैसे मारा जा सकता है। इस वजह से S-400 को मारने के लिए किलर ड्रोन देने का काम यूक्रेन ने किया था। और हालांकि इससे पहले कि यूक्रेन का ड्रोन हिट कर पाता S-400 को, हमने उस हिसाब से अपने S-400 को मजबूत किया। हमारे फाइटर जेट, हमारे तमाम और डिफेंस सिस्टम उन किलर ड्रोन्स को मार रहे थे और 2-3 दिनों में सीज फायर भी हो गया, तो जंग ज्यादा लंबा खींचा नहीं और मामला ज्यादा ऊपर तक नहीं गया। लेकिन रिपोर्ट्स आपके सामने आप देख सकते हैं कि यूक्रेन ने किलर ड्रोन दिया था S-400 को मारने के लिए। हालांकि अब यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान आया और खासकर ऐसे मौके पे आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत के दौरे पे आने वाले हैं। अब उनको लग रहा है कि भारत की गरज हमें है, तो इन्होंने कहा कि भाई हमने तो कुछ नहीं दिया था। लेकिन बिना आग के बाबू धुआं नहीं निकलता। अगर खबरें चली हैं तो इसका कोई ओरिजिन होगा, ऐसी हवा में खबरें नहीं चलती। इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और मकसद भी है देने का। अगर ये S-400 मरवा देते, अगर इनका ड्रोन सिस्टम S-400 मार देता, तब पूरी दुनिया पे एक साइकोलॉजिकल दबाव पड़ता कि भाई यूक्रेन कैसे देखो रशिया के S-400 को उड़ा रहा है। तो यहां पे सिनारियो तो बनता है कि यूक्रेन ने दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यूक्रेन भारत के खिलाफ इतना खुल के आ रहा है तो क्या हमें रशिया के साथ खुल के नहीं जाना चाहिए? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोनों तरफ से खेलने की हमारी जो आदत है कि हम इस पे भी खेल लें, हम अमेरिका को भी मना लें, हम इनको भी मना लें, हम रशिया के साइड, बाबू ऐसे नहीं चलती। जियो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती। आपको किसी का होके खुल के रहना पड़ेगा, आपको लॉयल रहना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है। इधर भारत की सरकार ने अपने पार्लियामेंट में ही, यानी मोदी सरकार ने अपने पार्लियामेंट में एक विशेष बात बताई है। 9 लाख से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अपना पासपोर्ट चेंज कर लिया, यानी उन्होंने भारत से अपनी नागरिकता को छोड़ दिया। भारत को छोड़ के वो लोग चले गए। 9 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं। अब क्यों है उसके पीछे 2-3 वजह आपको बता देता हूं। पहले आज आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में दरोगा साहब और उनकी जो 112 नंबर की टीम है, ये लगाते हैं देसी पौआ और लगा के टहलने निकलते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कानून निकला था रक्षा करने, दरोगा साहब और सिपाही साहब निकल गए लगा के। अब इतना पी लिए कि गाड़ी कंट्रोल में थी नहीं, गाड़ी अपनी है नहीं, जनता के टैक्स के पैसों की है, जनता भाड़ में जाए, है ना। गाड़ी लेके नाले में पलट गए। अब नाले में ये गाड़ी जब पलट गई, मामला थाने में गया। दरोगा साहब ने फौरन मामले को दबाया और कहा कि सुनो, एक ट्रेन वाले से चलो गाड़ी निकालो फट से, रात के रात मामला निपटा देना, नहीं सुबह तक तो अखबार और न्यूज चैनल में ये बात पहुंच जाएगी। फिर क्या, क्रेन वाला बेचारा आता है, गाड़ी को जैसे तैसे करके निकालता है। इनको बस ये दिखाना था कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलटी नहीं है। अब पुलिस तो आखिर पुलिस, पैसा कैसे दे? क्रेन वाले ने जब मेहनत करके उस गाड़ी को निकाला 112 नंबर को, तो ताजुब की बात आप सुनिए, जब उसने पैसा मांगा इस ठंडी में, इस ठंड में बेचारा गया था, काम किया, जब पैसा मांगा तो उसको ये पीटने लगे। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। अब थोड़ा सा वीडियो की एक झलक देख ले।
करने दो। है कहाँ है? तो चल। ये पर नहीं। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी। देखिए, मैंने भी वीडियो बनाया। अब ताजू की बात यह कि जब मैंने भी इंस्टाग्राम और बाकी चैनलों पे वीडियो बना के इसके बारे में डाला था सुबह सुबह, तब मामला अलीगढ़ की पुलिस के पास पहुंचा, यानी आला दर्जे के ऑफिसरों के पास। अब अपनी इज्जत बचाते हुए आला दर्जे के ऑफिसरों ने सिपाही महोदय, जिनका नाम था मनोज और किशन, ये दो लोग थे, और दरोगा जिनका नाम था मुकेश, इन तीनों को वहां से सस्पेंड कर दिया। तीनों को सस्पेंड कर दिया। अब यहां पे बड़ा सवाल यह है कि इसका तो वीडियो वायरल हो गया तो दरोगा और सिपाही सस्पेंड हो गए, लेकिन अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो क्या दरोगा सिपाही सस्पेंड होते? एक क्रेन वाला मासूम, ट्रेन उसकी थी नहीं, वो तो बेचारा ड्राइवर था, उसको आप पकड़ के लेके गए, दारू पी के आप गाड़ी चलाते हो और वो आपसे पैसा मांगे तो आप उसको मारते हो। बात फैल गई तो सस्पेंड हो गए, नहीं तो राजा राजा है, राजा के खिलाफ कौन बोलेगा? यही नहीं, अब दूसरी हरकत इनकी आप सुनिए। झांसी के जो आईजी साहब हैं, इनका नाम है आकाश कुल्हारी। आकाश कुल्हारी 3 महिला पुलिस वालों से पूछ रहे हैं। मामला एक रेप का था। सोचिए, एक लड़की की इज्जत लूट ली गई और उस मामले में 6 महीने पहले एफआईआर हुई थी। वाह रे झांसी पुलिस, वाह रे यूपी पुलिस। ताजुब आप सुनिए कि 6 महीने पहले एफआईआर होने के बाद भी महिला थी, ये जांच पड़ताल करने वाली आईओ जो थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थी, महिला थी और महिला के साथ ही गलती हुई थी, महिला के साथ ही जाती हुई थी और इनका जिम्मा था कि महिला के खिलाफ कोई अपराध हो तो खुद महिला हो, इस वजह से तुम थोड़ा सीरियसली देखना। 6 महीने से पीड़िता बेचारी आती रही, उसको ये लोग बुलाते रहे, इतनी कार्रवाई नहीं हुई। मामला जब आईजी साहब तक पहुंचा तब आईजी साहब भड़क गए। उसका वीडियो आप देख लें। ये मजाक नहीं चल रहा, आप यहाँ पे जो बैठ करके कर रहे हो, टाइम पास मत करिए आप। ये रेप के केस को कौन मॉनिटर कर रहा है? आप तीनों में से कौन देख रहा है यहाँ पे? मैडम, कौन देख रहा है इस केस को? आपको देखना है ना, आपके मैंडेट में है ना कि महिला के प्रति अपराध होगा तो उस केस की जो है पर्यवेक्षण आप करेंगे। आपने किया? 6 महीने से पहले गए तो आप करेंगे नहीं क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे थाने में बैठ करके केवल जो है टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि 3 महिला पुलिसकर्मी खड़ी हैं। आईजी साहब डांट रहे हैं। डांटने के पीछे वजह यह कि एक महिला के साथ गलत काम हुआ, एक बच्ची थी, वो किसी के घर की इज्जत थी, किसी ने लूट ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तब आप सोच के देखिए कि इस देश से अगर 9 लाख लोग भाग रहे तो क्या भागने वाले गद्दार हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। क्या इतनी जाति जिस देश में हो और पुलिस इतना भी काम ना करे तो क्या वहां से भागना सही नहीं होगा? ठीक है, देश से प्यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब देश में बैठे ऊंचे लोग ही हमको काटने पे लग जाएं तो लोग नेशनलिटी छोड़ के भागेंगे, और ये कड़वा सच है। इस सच को हमको आपको एक्सेप्ट करना होगा। खैर, मुझे लगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक किया जाए कि आपके देश में ऐसी चीजें हो रही हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाए और जो लोग आवाज उठाते हैं उनका सपोर्ट कीजिए। तो अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें, ताकि जब हम वीडियो डालें तो हमें पता चले कि हमारे 1 लाख भाई ऐसे हैं जो हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं। 83 हो गए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमको 1 महीने के अंदर, इतना लंबा वक्त दिया मैंने, 1 महीने के अंदर 1 लाख का आंकड़ा छूना है, ताकि आने वाले टाइम में आंखों में आंखें डाल के गोदी मीडिया के सामने हम कह सकें कि देख, चाहने वाली इतने हैं। तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करे।